लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फॉर्म्स टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पढ़ा था, जिसमें कि हम लोगों ने 3 फॉर्म्स देखे थे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग देखा था, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड स्टेचुअरी कॉर्पोरेशंस देखे थे, गवर्नमेंट कंपनी को पढ़ा। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने ब्रीफ डिस्कशन कर लिया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का। ठीक है, चलिए अब आज इसके हम लोग की जो मेरिट्स होती हैं वो देखते हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरिट्स एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या एडवांटेज होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के? अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस। easy formation, it is very easy to form a departmental undertaking as no registration is compulsory। जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है उसमें वो उनको इजीली फॉर्म किया जा सकता है, उनको किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। Effective control, the control on departmental undertaking is very effective as it is direct and centralized। ठीक है, इनको सेंट्रलाइज तरीके से इनको कंट्रोल किया जाता है, इसलिए पूरी तरीके से इफेक्टिव कंट्रोल में रहती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ठीक है, देयर इज द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एज फाइनेंशियल मैटर्स आर सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल सैंक्शन, बजट्स, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। अब क्योंकि ये जो मिनिस्ट्रियल सैंक्शन या मिनिस्ट्री के थ्रू होता है, टोटल इनका फंड्स का जो कंट्रोल होता है, इस वजह से ये फंड्स को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लेती हैं। ठीक है, दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। देयर इज अ डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है उसमें डायरेक्ट पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है। द परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन बी डिस्कस इन पार्लियामेंट। जो भी परफॉर्मेंस होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, उसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। सो देयर इज अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो वहाँ पर किससे क्या होता है कि पब्लिक को भी उसकी स्थिति का पता चलता रहता है। पब्लिक रेवेन्यू, द रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी रेवेन्यू होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, उसको गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट कर दिया जाता है। सो दीज अंडरटेकिंग हेल्प टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो इस तरीके की जो अंडरटेकिंग्स होती हैं वो क्या किस में हेल्प करती हैं? गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। 6 आता है हमारा सीक्रेसी। द एक्टिविटीज परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन बी हाईली सीक्रेट। जो भी एक्टिविटीज या परफॉर्मेंस होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट होती हैं। एज गवर्नमेंट कैन अवॉइड डिस्क्लोजर ऑन द प्ली ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या अवॉइड करती है? जो भी प्लीज की पब्लिक इंटरेस्ट की जो डिस्क्लोजर होती है उसको करने के लिए अवॉइड करती है। ड्यू टू सीक्रेसी ओनली द मोस्ट सेंसिटिव एरियाज दैट इज डिफेंस इज ऑपरेटिंग एज अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, ज़्यादा सीक्रेसी की वजह से क्या है, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है डिफेंस, उसको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी मेरिट्स। ठीक है, इसमें क्या देखा हम लोगों ने? इजी फॉर्मेशन देखा, इफेक्टिव कंट्रोल देखा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड देखा, अकाउंटेबिलिटी देखी, पब्लिक रेवेन्यू देखा और सीक्रेसी देखी। नेक्स्ट आता है हमारा डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब चलिए इसमें देखते हैं क्या है। द मेन ड्रॉबैक ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स आर, तो जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है उसका मेन ड्रॉबैक्स क्या क्या है? जैसे इनफ्लेक्सिबिलिटी। द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग वर्क्स अंडर स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। जैसा कि हम जानते हैं जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है उसको पार्लियामेंट्री कंट्रोल में, स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल में रखा जाता है। देयर इज टू मच इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स एंड टॉप ऑफिशियल्स। इसमें क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं या जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं उनका इंटरफेयर बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ ट्रीटेड एज वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेस। इनको जो है वो गवर्नमेंट एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफिस की तरीके ही ट्रीट करते हैं। दिस रिड्यूसेस द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द अंडरटेकिंग। इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी होती है अंडरटेकिंग की, वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। डिमेरिट का अगला पॉइंट है हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो लैक ऑफ मोटिवेशन क्या है हमारा डिमेरिट? चलिए इसको समझते हैं हम लोग।
द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैव नो पावर टू यूटिलाइज देयर रेवेन्यू। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसके अंदर कोई भी पावर नहीं है अपने रेवेन्यू को यूटिलाइज करने की, एज दिस आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी, क्योंकि ये सब ट्रेजरी में ही डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, देयर इज नो इंसेंटिव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। किसी भी तरीके कोई इंसेंटिव नहीं होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। किसी भी तरीके का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है कि जो आप एफर्ट कर रहे हैं उनके लिए जो भी रिवॉर्ड दिया जाए। ठीक है, जो एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स होते हैं उनके बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। जनरली प्रमोशंस आर ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एफर्ट्स। जो भी प्रमोशन होते हैं वो सीनियरिटी बेसिस पे होते हैं, ना कि एफर्ट बेसिस पे। सो एम्प्लॉयज़ आर नॉट मोटिवेटेड टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। इस वजह से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेट नहीं होते हैं अपनी पूरी क्षमता से काम करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब इसमें क्या है, द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कैन नॉट प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती हैं वो क्या करती हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए प्लान नहीं करती हैं, एज दे आर सब्जेक्ट टू बजटरी कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि वो क्या होते हैं, सब बजटरी कंट्रोल के गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू यूज़ देयर ओन रेवेन्यू। वो उनके लिए ये अलाउ नहीं होता है कि वो अपना ओन रेवेन्यू यूज़ करें फ्रीली, एज दीज हैव टू बी डिपॉजिटेड इन द रेवेन्यू ट्रेजरी। अब इसी वजह से क्या होता है, ये जो रेवेन्यू होता है उसको ट्रेजरी में डिपॉजिट कर दिया जाता है। इट हैज़ नो इंडिपेंडेंस और फ्रीडम ऑफ यूटिलाइजिंग फंड्स इन इट्स ओन वे। इनके पास किसी भी तरीके की कोई फ्रीडम नहीं होती है, ये अपने फंड को अपने तरीके से यूटिलाइज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर मैनेज बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल। जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वही डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स को मैनेज करते हैं। द ऑफिशियल्स आर ओवर बर्डन विद द पेपर वर्क। जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास जो पेपर वर्क है उसके बहुत ही ज़्यादा बर्डन होता है। दे स्पेंड मैक्सिमम टाइम टू आंसर द क्वेरीज फ्रॉम पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री। उनका ज़्यादातर टाइम किस पे निकल जाता है, जो पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री है उनकी क्वेश्चंस का आंसर देने में ही निकल जाता है। दे कैन बी ट्रांसफर्ड एनी टाइम, उनको कभी भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एज अ रिजल्ट दे हैव लेस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। इस वजह से क्या होता है कि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। ये क्या होता है, रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी रिफर्स टू डिले इन डिसीजंस ड्यू टू मैनी फॉर्मेलिटीज। ठीक है, जो डिसीजंस होते हैं उनको डिले कर दिया जाता है। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। इस वजह से द डिसीजंस इन द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आर डिलेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क, प्रोसीजर्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होती है उसके जो डिसीजंस होते हैं उसको किस वजह से डिले कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, पेपर वर्क होता है, प्रोसीजर्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनोवेशन, बोल्ड अप्रोच, immediate action which are so essential for the growth as an enterprise, so no place in the departmental undertaking। ठीक है, किसी भी एंटरप्राइज के लिए इमीडिएट एक्शन, इनोवेशन एंड बोल्ड अप्रोच जो होती है वो उसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन इन सभी का प्लेस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टेटरी कॉर्पोरेशन। स्टेटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेटेड फॉर्म बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री और बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस होते हैं इनको कब फॉर्म किया जाता है कि स्पेशल एक्ट के थ्रू, जो कि पार्लियामेंट में और कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की में एक्ट पास करके इनको फॉर्म किया जाता है। इट इज़ फुल्ली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। इसको टोटली कहाँ से फाइनेंस मिलता है, गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है। ठीक है, इट पावर्स ऑब्जेक्ट्स
लिमिटेशंस एक्सेट्रा, इसकी जो पावर्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स, लिमिटेशंस, ये सब कौन डिसाइड करता है? लेजिस्लेचर में या असेंबली में एक्ट पास करके ये सब डिसाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशंस, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब जो है हमारी पब्लिक कॉरपोरेशंस या स्टेटरी कॉरपोरेशंस हैं, ठीक है। अब इसके मेन फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशंस क्या क्या है, ठीक है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशंस आर इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। इसको एक किसी भी पार्लियामेंट, सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर में एक स्पेशल एक्ट के थ्रू क्रिएट किया जाता है। द पावर्स, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशंस आर डिफाइंड इन द एक्ट ओनली। जो भी पावर या ऑब्जेक्टिव है या लिमिटेशन है पब्लिक कॉरपोरेशन का, उसको केवल एक्ट में ही डिफाइन किया जाता है। इट ऑपरेट्स अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स। इनको टोटल और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये अपनी परफॉर्मेंस देती है। इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये क्या होती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन एक्ट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट। ये क्या होती है कि इनको इनकॉर्पोरेट कर दिया या ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं जब भी लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास किया जाता है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का, ठीक है।